औरतों का घर। तुम बरसात से इतना डरती क्यों हो? मुझे तो बहुत पसंद है बारिश। कड़कती बिजलियां, बारिश में भीगी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। रमन ने अपनी पत्नी खुशी को गले लगाते हुए कहा। रमन के सीने से लगी खुशी ने कहा, मैं आपकी तरह हिम्मती नहीं हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता है बादल के गरजने और बिजली चमकने से। मुझे तो डर के मारे रोना आ जाता है। मैं अपने मायके में तो मम्मी से चिपक कर सोती थी, कभी अकेली नहीं रही। अच्छा जी, लेकिन तुम रोती बहुत हो, ये तो है, हर छोटी छोटी बात में। अब वो बात खुशी की हो या गम की? अरे, तो एक फौजी की पत्नी हो, तुम्हें तो निडर और साहसी होना चाहिए। अब तुम्हें खुद को बदलना होगा, क्योंकि अब तुम लड़की नहीं रही, अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारे कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी है। घर, माँ, बाबूजी और बच्चों का सबका ख्याल में ही रखना होगा। जो यूं डर कर या रो धोकर तो तुम कभी नहीं कर पाओगी। भगवान न करे कल को कोई बात हो गई तक। रमन ने खुशी से कहा। खुशी ने तुरंत अपना हाथ रमन के मुंह पर रख दिया और कहा, भगवान के लिए चुप हो जाइए। ऐसी बातें अपने मुंह से आज के बाद कभी भी मत निकालिएगा। खुशी और रमन की शादी हुए अभी सिर्फ 3 साल ही हुआ था। खुशी 3 महीने की गर्भवती थी। रमन के पिताजी एक किसान और माँ एक सामान्य गृहिणी। रमन भारतीय फौज में कैप्टन था, जिस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि रमन के बचपन का सपना था भारतीय फौज में शामिल होना, जिसे उसे अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से पूरा किया। रमन 2 भाई थे, लेकिन छोटा भाई कोई काम नहीं करता था। वो पूरी तरह से रमन के पैसों पर ही आश्रित था। जिम्मेदारियों से वो बहुत ही दूर रहता। जिम्मेदारी का एहसास समझाने के लिए ही उसकी शादी खुशी और रमन की शादी के 1 साल बाद ही कर दी गई। लेकिन यहाँ तो सुधार की बजाय वो दोनों एक से भले दो हो गए थे। देवरानी की भी निगाह हमेशा रमन के ही पैसों पर रहती। वो स्वभाव से लालची और आलसी दोनों ही थी। ये बात रमन के माता पिता को बहुत अच्छे से पता हो गई थी। इसीलिए शादी के 1 साल बाद ही उन्हें अलग कर दिया गया। अलग होते ही दोनों अपना खर्च खुद अच्छे से उठाने लगे। चालाकी की हद तो ये थी कि जब मन होता रमन से वो दोनों फोन करके मदद मांग लेते। रमन भी छोटे भाई के मोह में कर देता। इस वजह से रमन की माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी खुशी के ही कंधों पर थी। खुशी के मायके में उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। 2 भाई भाभी थे, लेकिन उनको कोई विशेष लगाव खुशी से नहीं था। खुशी की शादी भी उन्होंने सामाजिक लोक लाज के दबाव में की, लेकिन शादी के बाद उसकी माँ के लाख कहने पर भी भाइयों ने अपनी बहन से कभी कोई रिश्ता नहीं रखा। उन लोगों ने उसे कभी फोन करके उसकी विदाई नहीं कराई थी। खुशी का जब अपनी माँ से मिलने का मन होता, वो खुद ही आती और मिलकर चली जाती। रमन सारे सच और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए उसे हमेशा अपने परिवार की चिंता लगी रहती। 1 महीने की छुट्टी बिताकर रमन वापसी ड्यूटी पर चला गया। वापसी जल्दी आने का वादा करके 9 महीने बाद खुशी ने 2 जुड़वा प्यारी सी बेटियों को जन्म दिया, जिसकी खबर सुनकर रमन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अभी छुट्टी नहीं मिली, लेकिन अगले महीने में पक्का आ जाऊंगा। छुट्टी की अर्जी लगा दी है, लेकिन तब तक सीमा पर कारगिल का युद्ध छिड़ गया और सभी सैनिकों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। रोज टीवी पर सैनिकों के दहशत की खबरों को सुनकर खुशी का मन डर जाता। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते। उसका मन डर और किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता और वो रोने लगती। तो हर बार खुशी की सास कहती, तू इतनी कमजोर हो जाएगी तो बेटियों को कौन संभालेगा? और जरूरी तो नहीं कि हर सैनिक शहीद ही हो बेटा। खुद को मजबूत बना और अपनी बेटियों को भी मजबूत बना, क्योंकि एक मजबूत इच्छा शक्ति की माँ ही अपने बच्चों को मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्तित्व बना सकती है और सही राह दिखा सकती है। दोनों बच्चों को गोद में लिए खुशी ने कहा, आप सही कह रही है माँ जी। मैं अपनी बेटियों को उनके पिता की तरह मजबूत व्यक्तित्व का बनाऊंगी, मजबूर या डरपोक नहीं। अगली सुबह खुशी ने सास को चाय पकड़ाई और कहा, माँ, मैं रसोई में नाश्ता बनाने जा रही हूँ।
तब तक ससुर जी ने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कमरे में प्रवेश किया तो उनको खुशी ने पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उनके चेहरे की गंभीरता और भाव देखकर खुशी को लगा कि कुछ तो हो गया है, लेकिन क्या? ससुर जी की हालत देखकर उसकी सास जोर जोर से रो रही थी। वो उनको झकझोरते हुए बोले जा रही थी, क्या हुआ जी, भगवान के लिए कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ क्या? आप इतना बेचैन क्यों है? तब तक खुशी के मोबाइल पर फोन आया। देखा तो रमन का नंबर था। खुशी ने तुरंत झटके से फोन उठाकर एक सांस में बोला, हेलो रमन, तुम ठीक हो ना? पता नहीं बाबूजी को क्या हो रहा है, सिर झुकाए बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। तुम्हें पता है ना इस तरह के परिस्थितियों से कितना डरती हूँ। लो तुम ही समझाओ। रोती हुई खुशी ने एक सांस में सारी बात बोली। तभी उधर से आवाज गूंजी, मैडम मैं रमन नहीं, एक सिपाही बोल रहा हूँ। कैप्टन रमन युद्ध में शहीद हो गए। इतना सुनते ही खुशी के हाथों से फोन छूट गया और वो सीधा ताड़ से जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। रमन के शहीद हो जाने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। खबर सुनते आस पड़ोस से जानने पहचानने वाले भाग कर आए। खुशी के मुंह पर पानी का छींटा देकर होश में लाया गया। रमन का पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ तेज बारिश के बीच उसके घर लाया गया। आकाश में आज भी बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी आज गर्जना करके जैसे देश के इस वीर सुपूत को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हो। पेड़ पौधे हवा के तेज झोंकों से झुक झुक कर जैसे उसे आज सलामी दे रहे थे। रमन को श्रद्धांजलि देने तेज बारिश में भी आसपास के गांव से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सब नारा लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा रमन तुम्हारा नाम रहेगा, हमारा रमन अमर रहे। हर छोटी से छोटी बात पर डरने और रोने वाली खुशी के आंखों में आज डर और आंसू दोनों नहीं थे। उसने बेटियों के साथ रमन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा, देखो रमन, आज मैं रो नहीं रही और अब कभी रोऊंगी भी नहीं। तुम यही चाहते थे ना? लेकिन तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब कोई चुप कराने वाला और आंसू पोंछने वाला नहीं बचा मेरे पास। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ रमन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन घर लौटे वक्त रमन के पिताजी अपने जवान बेटे की मृत्यु का गम बर्दाश्त न कर पाए और उनका भी देहांत हो गया। अंतिम क्रिया कर्म के समापन के बाद घर में मौजूद आस पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार खुशी की सास को समझाने लगे कि वो अपने छोटे बेटे को अब साथ रख लें कि बिना मर्द के घर सुरक्षित नहीं होता। खुशी बेचारी अकेली औरत, आखिर कोई बात ऊंच नीच हुई तो क्या कर लेगी? कल को दोनों बेटियां बड़ी होगी तो उनकी सुरक्षा के लिए भी तो कोई मर्द होना चाहिए ना घर में। आजकल वैसे ही जमाना बड़ा खराब है, हर रोज ही समाचार में सुनने को मिल जाती है रेप, किडनैपिंग जैसे घटनाएं। देवरानी ने ये इतना सुनते ही दुख में भी कुटिल मुस्कान ली, जिसे खुशी ने देख लिया। तब खुशी ने सबके सामने हाथ जोड़ते हुए नम्रतापूर्वक कहा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दुख में शामिल होने के लिए, लेकिन आपकी राय मुझे नहीं मंजूर। मैं कभी भी इन लोगों को अपने साथ नहीं रखूंगी। रही बात हमारी, तो ये सही है कि मैं और माजी एक औरत है, लेकिन बेचारी अबला या कमजोर नहीं। हम दोनों एक मजबूत औरतें हैं। मैं एक शहीद की पत्नी हूँ और माजी एक शहीद की माँ, और शहीद की पत्नियां और माँ कभी कमजोर नहीं होती। हम सब काफी है एक दूसरे को संभालने के लिए। और रही बात मेरी बेटियों के सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य की, तो मैं उन्हें इतना काबिल और बहादुर बनाऊंगी कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। इतना सुनते खुशी की देवरानी का मुंह बन गया, क्योंकि उसकी निगाह तो रमन को मिलने वाले पैसों पर और पेंशन पर थी। उसने सोचा कि वो एहसान और अधिकार दोनों जमा लेगी, लेकिन खुशी ने ऐसा कहकर उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ गया। बेटियां बड़ी हो गई थी,
आज भी तेज बरसात हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, लेकिन आज खुशी हाथ में कॉफी का मग लिए खिड़की पर बैठी पुराने यादों में खोई हुई बरसात की बूंदों को देख रही थी। तभी फोन की घंटी बजी तो देखा बेटियों का फोन था। उसने फोन पर हालचाल पूछा। दोनों बेटियों ने बताया कि उन्हें छुट्टी मिल गई है और वो अपनी माँ और दादी से मिलने घर आ रही है। खुशी खुश थी क्योंकि उसकी दोनों बेटियों भी भारतीय फौज में देश की सेवा करके देश परिवार और खुशी का मान बढ़ा रही थी। बरसात की रात, खिड़की के बाहर गरजते बादल, कड़कती बिजली। खुशी के रमन की तस्वीर को सीने से लगाते हुए कहा, देखो रमन, मैंने तुमसे किया अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी तरह तुम्हारी दोनों बेटियां भी फौज में ही भर्ती हुई। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी तरह निडर और बहादुर है। वो छोटी छोटी बातों में रोती नहीं, मेरी तरह। अब तो तुम खुश हो ना? वैसे एक बात तो तुमको बताना ही भूल गई, अब मैं भी छोटी छोटी बातों में नहीं रोती। कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है, शहीद सैनिकों के बारे में बात करना और लिखना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है किसी भी शहीद के परिवार का जीवन, क्योंकि शहीद सैनिक तो देश के लिए शहादत देकर चला जाता है, लेकिन उतना ही कठिन संघर्ष में जीवन हो जाता है शहीद के परिवार का जीवन। इसीलिए हमें खुले दिल से अपने शहीद सैनिकों के परिवार की मदद करनी चाहिए, बिना किसी भी लालच के।